हेलो बच्चों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं केमिस्ट्री शिक्षक हूँ, रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में लगभग 20 से 25 वर्ष का है और मैं ये चाहूँगा कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको लाभ मिल सके। अगर ध्यान से समझोगे तो इस बार का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से देना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके, इसके बारे में बताऊंगा। और जैक या सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों इस पर फोकस कर सकते हो, समझ सकते हो, दोनों के लिए उपयोगी है। और जैसा कि ये लॉकडाउन का समय चला जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय रहा, इसके लिए तो उन बच्चों के लिए जो दूर देहात गांव में रहे, जिसको कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन इस बीच में स्कूल भी खुली ओनली क्लास 10 के लिए, लेकिन बच्चे उतने बेनिफिटेड नहीं हुए, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक क्रैश कोर्स किया जाए जिसमें सारे समस्याओं को हम समझें और तुमको समझा सके, जिससे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और अपने आप को तुम लोग प्रमोट कर सको, आगे ले जा सको। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं कि डे बाय डे पैटर्न में कुछ न कुछ चेंजिंग आते रहता है। तो उस पैटर्न को ध्यान रखते हुए ही इस कार्यक्रम को हम लेकर के हम लोग चले हैं कि तुम लोग के पास सही पैटर्न पहुंचे और तुम लोग सही ढंग से लाभान्वित हो सको। और एग्जाम का प्रिपरेशन, तैयारी तुम लोग किस तरह से करोगे, इसके बारे में भी हम लोग चाहेंगे कि तुमको बताएं। और आज का जो चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं वो चैप्टर है रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री का एक बेस चैप्टर है। अगर इस चैप्टर पर अगर ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे तो और जो आने वाला जो चैप्टर है तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी एक तुम्हारे लिए बैकबोन है, बेस लाइन है। अगर इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से समझ गए, और मैं चाहूंगा कि तुम लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझा सकूं, जिससे कि तुम्हारा अगला चैप्टर और ही आसान होता चला जाए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट या विद्वान का कहना है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस, जो तथ्य है वह साइंस नहीं है। जिस तरह से डिक्शनरी इज नॉट ए लिटरेचर, कोई शब्दकोश, कोई साहित्य नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को, ये जो कहावत है या जो कह के गए, जो उनका है, उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि आखिर रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया यह कोई हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। घरों में भी देखते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं। हमारे घरों में कभी कभी क्या होता है, रखा हुआ दूध फट जाता है। तो दूध फट गया, क्यों फट गया, वो भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। पेड़ पर कोई फल पक गया, तो फल का पकना वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, यानी उसका वो पच जाता है, वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। और हम लोग खाए हुए खाना जो है वह जो है ठोस आहार हमारे शरीर में छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड वह जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसको कि हम लोग रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कुकिंग, ऑल आर द केमिकल रिएक्शन। ये सारे क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो ये प्रतिक्रियाएं हम लोग प्रतिदिन अपने घरों में या घर के बाहर भी हम लोग देखते रहते हैं। अब जैसे कि देखते हैं कि एक फ्रेश आयरन आर्टिकल्स हम लोग मार्केट से खरीद के लाए, कुछ दिनों के बाद उस पर जो है रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो गया। तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग होना वो भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जो आगे हम लोग जिसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के रूप में हम लोग उसको समझेंगे कि वह आखिर उसमें ब्राउन कलर आया तो कैसे आया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया, तो ये तो हुआ कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया हम लोग किसको बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि किस
को हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे। किस तरह से समझेंगे कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होगा? चेंज इन स्टेट, उसका अवस्था बदल जाएगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, ठोस है तो द्रव में बदलेगा या फिर गैस में बदलेगा। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठोस से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आना, यानी चेंज इन स्टेट, ये बताता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को इंडिकेट करता है। उसके बाद जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो कलर भी चेंज हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। उसके बाद कहीं देखते हैं कि अचानक वहां से गैस का इवोल्यूशन शुरू हो गया, गैस निकलना शुरू हो गया, वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो इन सब के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया। और एक चीज और, कभी कभी देखते हैं कि टेम्परेचर या तो डिक्रीज हो गया या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया। तो ये सब जो फिनोमिनन है, ये जो प्रक्रियाएं हैं, वो बताता है रासायनिक प्रतिक्रिया। अब हम लोग को ये जानना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया कितने तरह के होते हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया तरह तरह के हैं। सबसे पहला प्रतिक्रिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं संयोजन प्रतिक्रिया, जिसमें दो तत्व, दो एलिमेंट आपस में मिले। तो संयोजन प्रतिक्रिया का भी तीन रास्ता है। या तो एलिमेंट एलिमेंट से मिले, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू कंपाउंड, यानी तत्व प्लस तत्व मिलकर के एक यौगिक को बनाता है। तो तत्व का कैरेक्टर, जो यौगिक का फॉर्मेशन हुआ, उस यौगिक के फॉर्मेशन में, फॉर्म यौगिक में जो है कंप्लीटली एक दूसरे से डिफर होगा, एक दूसरे से अलग होगा। तो पहला याद रखना है कि तत्व को एक नए तत्व से या सेम टाइप के तत्व से मिलाएंगे तो एक यौगिक बनता है। उस तरह से तत्व प्लस तत्व न मिलाकर के तत्व को अगर हम किसी यौगिक से मिलाते हैं, दैट मीन्स एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड भी अगर मिलेगा तो एक नए कंपाउंड को वो देगा। तो अभी दो बातें बताए, तत्व प्लस तत्व, एलिमेंट प्लस एलिमेंट फॉर्म न्यू कंपाउंड, नए यौगिक को बनाता है। या तत्व या यौगिक मिलकर के एक नए यौगिक को बनाएगा, या फिर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलकर के भी एक नया कंपाउंड को बनाएगा। तो याद रखना है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड, या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड इज इक्वल टू न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड को बनेगा। तो ये जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोजन प्रतिक्रिया बोलते हैं। कुछ लोग इसको सिंथेसिस रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाए, तो जलाने का मतलब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी मैग्नीशियम फीता को अगर हम जलाते हैं तो जैसे वह जलेगा उसमें से एक अजीब तरह का रोशनी निकलता है, जिसको हम लोग डैजलिंग लाइट बोलते हैं। और इस डैजलिंग लाइट के साथ में उस जगह पर क्या निकलता है? व्हाइट एश। वह जो व्हाइट एश है, उजला राख है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जलाने से जो व्हाइट एश मिला, उजला राख मिला, वह उसका ऑक्साइड है। अब जैसे एक पेपर को ले और पेपर में आग लगा दे, उसको जलाएंगे तो उस जगह क्या निकलेगा? काला सब्सटेंस, काला एश, ब्लैक एश। लेकिन मैग्नीशियम में क्या मिलेगा? व्हाइट एश। अब ब्लैक एश जो मिला पेपर को जलाने से, तो उससे हम लोग ये भी समझते हैं कि पेपर में कार्बन मौजूद है, इसलिए वह ब्लैक एश में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग बताएं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऑक्सीजन में जल के मैग्नीशियम का ऑक्साइड दिया, कैल्शियम भी ऑक्सीजन में जल के
कार्बन भी ऑक्सीजन में जल के कार्बन का ऑक्साइड दिया। तो ये हुआ संयोजन प्रतिक्रिया। और संयोजन प्रतिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम हाइड्रोजन गैस ले, ऑक्सीजन गैस ले, दोनों को एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। वाटर का फॉर्मेशन जिसको कि हम लोग जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन दोनों जब मिलेगा तो वह क्या बना देगा? लिक्विड। तो गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, चेंज इन स्टेट, कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ये रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन प्रतिक्रिया। अब संयोजन प्रतिक्रिया के बाद दूसरा प्रतिक्रिया आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं, कि वो डिस्प्लेस कर जाता है। एक एलिमेंट अपना जगह बदल के दूसरे जगह पर चले जाता है। जिसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या दिखा रहे हैं कि आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन डिस्प्लेस होगा, जिसके लिए हम लोग को एक जानना पड़ेगा एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज में यह बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को हटा देता है। जैसे क्लास में एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कमजोर स्टूडेंट को एक बेंच से दूसरे बेंच पे भेज देता है और उस जगह खुद बैठ जाता है। तो वही हाल है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को ठीक ढंग से ऊपर से नीचे तक देखोगे तो उसमें तुम देखोगे कि आयरन जो है कॉपर से पहले है। तो जो मेटल जिससे पहले होगा वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। तो आयरन यहाँ पर कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आयरन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर इस जगह पर कॉपर के जगह पर वह तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वह आयरन के द्वारा हटा दिया गया, कॉपर अलग हो गया और उसके जगह पर कॉपर के जगह पर आयरन आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि आयरन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर ढंग से स्टडी करोगे तो देखोगे सबसे पहले सोडियम है, सोडियम के बाद आते जाता है और बहुत सारे मेटल्स। उसके बाद बीच में ऑप्शन होगा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं वह सारे लेस रिएक्टिव है, कम सक्रिय है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाला सारा सक्रिय है और कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है। तो ये कॉपर जो है कमजोर है और आयरन स्ट्रॉन्ग है। तो ये कमजोर स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हटा के चल भाग, इस सीट पर हम बैठेंगे, उस सीट पर तुम जाओ। तो उसी तरह से आयरन जो है कॉपर को हटा दिया और उसके जगह पर वो अपना जगह। तो यह कौन सी किया? डिस्प्लेस किया, जिसके चलते इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के और भी रिएक्शंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम बता सकते हैं, लेकिन अभी आप जानिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन प्रतिक्रिया है क्या। और इस विस्थापन प्रतिक्रिया में सिर्फ एक एलिमेंट से एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इसके जगह पर एक और घटना घटती है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा उसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट वह लड़ रहा है यानी रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ में? तो बेरियम क्लोराइड के साथ में। तो अब यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो किस तरह से होगा ये तो मालूम ही है कि हम लोग इस टाइप के पार्ट को इधर एरो से इधर वाले लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी प्रतिकारक, और लेफ्ट साइड से उधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिफल। तो इंग्लिश में उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, हिंदी में प्रतिफल बोलेंगे। इधर वाले को प्रतिकारक बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो ये रिएक्टेंट साइड से तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एक सोडियम है, एक क्लोरीन। तो ये सोडियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेम है। सोडियम और क्लोरीन जहां मिलेगा सबसे पहले वो चाहेगा कि हम अपना ग्रुप बना लें। सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से मिल गया। अब क्या हमारे पास क्या बच गया, बेरियम और सल्फेट। और हम लोग जानते हैं कि बेरियम धन मूलक है, पॉजिटिव रेडिकल है, और सल्फेट नेगेटिव रेडिकल है। तो अब क्या हुआ, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। बेरियम और सल्फेट आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट बनाया, और ये सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट जिस जगह रिएक्ट कराएंगे, जिस भी पैन में बर्तन में हम उसको रिएक्ट कराएंगे, वहां पर हम देखेंगे कि हमारे बीकर में या टेस्ट ट्यूब में जहां पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, वहां पर बेरियम सल्फेट नीचे जम के बैठ जाएगा। अगर नीचे जम के बैठ जाता है तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण। प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बना और इसका कलर व्हाइट होगा। सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग जानते ही हमारे घरों में ही उपलब्ध है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बेरियम सल्फेट में और सोडियम क्लोराइड में, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए यह हुआ एकल विस्थापन अभिक्रिया, और इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और किसी विशेष परिस्थिति में जहां पर हमको प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट अगर नीचे जम के बैठ जाता है, यानी उसको अवक्षेप जम जाए, तो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं और सारी भी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। इसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। तो वो रिएक्शंस जो है, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रूप में जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एक ही तात्पर्य है कि किसी भी एलिमेंट से या किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। जिससे ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे कार्बन से अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर से ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा अभिक्रिया लेते हैं, जिसमें हम लोग दो चीज को सीखेंगे, ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग उपचयन अपचयन के नाम से जानते हैं। अगर कंबाइंड रूप से बोला जाए तो उपापचय बोलते हैं, उपचयन अपचयन, और अंग्रेजी में उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब इसको समझेंगे कैसे, वो चीज तो हमने बोर्ड पर लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी जैसे कि बताए कि ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीजन एक दूसरे से, एक एलिमेंट से ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद वह ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल में लें कि कॉपर है,
ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन से। तो सीधा सा बात अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से अगर कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। ये जो कॉपर का ऑक्साइड है ये बता रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है, काहे कि अभी थोड़ा देर पहले इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि डे बाय डे पैटर्न में चेंजिंग आते जा रहा है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा इसका अनुभव एक शिक्षक के अलावा और किसी को नहीं हो सकता है। काहे कि हम लोग कंटिन्यू देखते हैं कि हर साल कुछ न कुछ चेंजिंग आ रहा है। पहले हम लोग भी पढ़े हैं, आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो किस पर डिपेंड करता है, केस स्टडी पर। आपको एक छोटा सा टॉपिक देगा, केस देगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यानी पहले हम लोग रट के जाते थे, आंसर लिख के आते थे। आज वैसी कोई बात नहीं है। आज हमको आंसर देने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे रिमेम्बरिंग, जो याद करके जाएंगे लिख देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसमें बेस करेगा क्या, अप्लाइंग, कि हमने जो पढ़ा उसको हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना है, ये नहीं कि बुक में जो है उसको ले जाकर के उतार देना है। उसके बाद अप्लाइंग के बाद आता है एनालाइजिंग, कि हम विश्लेषण करके लिखे कि हमको हूबहू बुक से क्वेश्चन मिलने अब नहीं जा रहा है, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका विश्लेषण करें, अप्लाइंग करें, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर सॉल्व होगा। तो तीन चीज याद रखना है। एक रिमेम्बरिंग, फर्स्ट पार्ट, हाँ याद करके गए हूबहू लिख दिए। दूसरा कि हमको अप्लाई करना है अपने ब्रेन को, कि हमने आंसर कैसा देना है, क्या क्वेश्चन मांग रहा है, जो बुक में नहीं है लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, हमारा थिंकिंग स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कि हमको अप्लाई करना है, हमको अपना एप्लीकेशन दिखाना है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण रिएक्शन क्या चीज है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन सीधे जुड़ जाता है जो एक नए कंपाउंड को बनाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड। तो आपका एक्टिविटी बुक में देखिएगा, एक एक्टिविटी होगा जिसमें कहा गया है कि आपके पास कॉपर का पाउडर है, अगर आप उसको चाइना डिश में रख करके ऑब्जर्व करेंगे तो उसका कलर कैसा दिखेगा। तो बच्चों तुम लोग के पास कॉपर पाउडर तो है नहीं, अगर लैब की बात है तो लैब में देख सकते हो, लेकिन याद रखने की चीज अब तुम्हारे लिए उतना समय नहीं है कि तुम लैब में जाके देखो कि कॉपर पाउडर क्या है, और उसको अगर हम चाइना डिश में निकाल कर देखते हैं तो उसका कलर कैसा है। तो ध्यान रखना, और बुक में भी तुम पढ़ के देख समझ सकते हो कि जैसे ही कॉपर पाउडर को हम चाइना डिश में रखेंगे, कॉपर पाउडर जो है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। क्यों? कि वह ऑक्सीडाइज्ड हो गया ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के चलते ऑक्सीकृत। ऑक्सीडेशन नहीं समझ में आए तो उसको आप समझिए ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत होने के कारण उसका कलर ब्लैक हो गया। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर वापस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया जाए, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाए, तो उस केस में वापस हमको कॉपर मिल जाएगा। पहले कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए, कॉपर ऑक्साइड बना, फिर उस कॉपर ऑक्साइड में अगर वापस हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमको तो कॉपर तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में अब तुम देख सकते हो कि कॉपर को अगर हटा देते हो तो क्या बचता है तुम्हारा, H2O। अब यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो कलर हुआ वो था ब्लैक, और इस जगह जो कॉपर है उसका कलर ब्राउन हो जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि कॉपर पाउडर है, उसमें ऑक्सीजन को मिक्सअप करेंगे, कलर ब्लैक होगा, फिर उस ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है,
इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, ऑक्सीकरण भी है, अवकरण भी है। अब यहाँ पर अवकरण कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बनाया, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के सिर्फ कॉपर हुआ, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन का जहाँ जुड़ रहा है वो बता रहा है ऑक्सीकरण को, जहाँ ऑक्सीजन हट रहा है वो बता रहा है अवकरण को, यानी रिडक्शन को। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इस रिएक्शन में दोनों घटनाएं हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जिसके चलते इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसको तुम लोग कह सकते हो उपापचय, चयापचय, ये तुम्हारे हिंदी नाम है। लेकिन अंग्रेजी में उपापचय चयापचय के लिए एक ही वर्ड है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड लिया गया है रिडक्शन से, ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से। तो इसमें तुम्हें 3 रिएक्शंस मिला, ऑक्सीडेशन भी मिला, रिडक्शन भी मिला और रेडॉक्स भी मिला। उपचयन, अपचयन, उपापचय, उपचयन, अपचयन, उपापचय। तो इतने सारे रिएक्शंस हुए। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। वह रिएक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। अगर लाइट ना मिले तो वह रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होने वाले रिएक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। तो ये फोटोलाइसिस, तो आज हम लोग क्लास को यहाँ छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से जो डिस्कस करेंगे, जो इसी घटनाओं से रिलेटेड होगा, जिसको कि हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं, संक्षारण। दूसरा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जैसे अभी समर सीजन है, सुबह में दाल बना के रखिए, रात में वो खट्टा नजर आएगा, वो नहीं खा पाओगे, खट्टा हो जाए। क्यों खट्टा हो गया, उसको वो रेंसिड हो गया। तो ये रेंसिडिटी, रेंसिड क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे। कोरोजन क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्यों हमारे लिए कोरोजन आज एक बीमारी के रूप में है। तो कोरोजन तो हर मेटल पर होता है, कॉपर पर भी कोरोजन है, एल्युमिनियम पर भी कोरोजन है, आयरन पर भी कोरोजन है। लेकिन आयरन पर होने वाला जो कोरोजन, जिसको कि संक्षारण के नाम से तुम लोग भी जान सकते हो, संक्षारण। तो यह संक्षारण, लोहे का संक्षारण यानी कोरोजन ऑफ आयरन, वह एक कैंसर है। किसके लिए, तो आयरन के लिए कैंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अदर्स रिएक्शंस और कोरोजन, रेंसिडिटी और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।